नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आदमपुर का महासंग्राम में। कहते हैं कि उस चुनावी प्रत्याशी की दो रातें गुजारनी बड़ी मुश्किल होती है, जो कि एक चुनाव से पहले होती है और एक परिणाम से पहले होती है। ये वही रात है, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से आदमपुर की वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को हो जाएगा। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपना दमखम लगाने के लिए इस चुनावी मैदान के अंदर। अगर बात बीजेपी की जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की करें या कांग्रेस की करें या लोकदल की करें या फिर आम आदमी पार्टी की करें या कुल मिलाकर 22 प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में हैं, सभी ने अपने अपने पैमानों पर तैयारियां पूरी की, जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की, लोगों को अपील की, वादे किए, लेकिन फैसला तो कल ही ईवीएम में कैद होना है। उससे पहले कि राजनीतिक समीकरणें क्या कुछ कहती है और तैयारियां कैसी हैं, वो जान लेते हैं। हमारी सहयोगी ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ रही हैं। आदमपुर में ही ज्योति लगातार मौजूद है और ग्राउंड से कवर कर रही हैं इलेक्शन की हर अपडेट, हर गतिविधि को। ज्योति, सबसे पहला सवाल यही, ये रात और परिणाम से पहले वाली रात बड़ी मुश्किल हो जाती है किसी भी प्रत्याशी के लिए गुजारने के लिए, लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए केशव जी, कहा भी जाता है कि आज की रात बहुत भारी उम्मीदवारों पर गुजरेगी, क्योंकि जब से ये ऐलान हुआ कि बाई इलेक्शन होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, शेड्यूल जारी किया गया, कैंपेनिंग शुरू हुई, नेताओं ने जनसभाएं, रैलियां, जनता के बीच जाना, और आज की भी हम क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर थे तो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी खूब की गई है। तो आज की रात अभी एक तरफ तो देखिए नेताओं के लिए ये सोचना कि जो बातें वो जाकर कह के आई हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, जिन बातों का जिक्र किया गया है, क्या उन बातों, उन वादों और दावों पर जनता यकीन करेगी या फिर नहीं, ये सोचने वाली बात है। दूसरा, अब क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है पूरी तरह से, प्रशासन को निष्पक्ष जो कि दावा तो किया जाता है और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाना है, इसको सुनिश्चित करना है, तो तमाम तैयारियां कर ली गई। अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात किए गए, पुलिस की 20 कंपनियां लगाई गई हैं और दिन भर जो कि हम लगातार रिपोर्टिंग भी करते रहे, इसे लेकर कि नाकेबंदी की गई है, जो वाहन आदमपुर में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उनकी लगातार चेकिंग की गई, सीसीटीवी कैमरे बाकायदा लगाए गए। लगातार आप एसपी की बात करते हैं, डीसी की बात करते हैं, महावीर स्टेडियम में इकट्ठे हुए, वहां इस बात को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया गया, निर्देश दिए गए कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव को, इस बात को सुनिश्चित करें, चुनाव को प्रभावित करने वाली किसी भी तरह की कोई सामग्री आदमपुर में न आए, इस बात को भी सुनिश्चित करना था। चुनाव को प्रभावित या तो ज्योति, प्रत्याशी और नेतागण सोएंगे तो नहीं आज? प्लानिंग की भी रात होती है चूंकि बिल्कुल। देखिए, अंतिम अंतिम पल तक, जब तक वोटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, बल्कि वोटिंग की प्रक्रिया भी, जैसे हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनको भी जानकारी है, हमारे दर्शक जो हैं उन्हें भी जानकारी है, उसके बाद भी कि कहीं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं है। पोलिंग बूथ पर भी बाकायदा जा जाकर बड़े नेता, कल भी आप देखेंगे जो उम्मीदवार थे या पार्टियों के बड़े नेता हैं, वो भी बाकायदा बूथ पर पहुंचेंगे कि क्या सही ढंग से जो पोलिंग एजेंट हैं वो पोलिंग करवा रहे हैं या फिर नहीं, क्या सही से व्यवस्था कायम रखी गई है या फिर नहीं। तो आज की रात तो जाहिर है किसी नींद आएगी। और दूसरा, जो कल की बात करें तो कल भी देखना होगा कि कितना पोलिंग होती है, कितना % लोग वोट करते हैं। और जो देखिए केशव, बार बार दावा तो सब करते हैं जीत का, लेकिन हम भी क्योंकि जनता के बीच से एक बार खबर ये सामने आई, हमारे पास इनपुट ये थी कि कड़ी फाइट है, कड़ा मुकाबला है, लेकिन अब दावा ये है कि सीएम की रैली हुई, उसके बाद भी तस्वीर थोड़ा बदली है। अब देखना ये है कि जो वोकल वोटर्स हैं, क्या वो हवा बता रहे हैं कि आदमपुर की क्या हवा है, या फिर साइलेंट वोटर जो कि बहुत बार डिसाइड करता है कि क्या होगा, दावों से अलग जो साइलेंट वोटर है, वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोलता, जो किसी ओपिनियन को या फिर किसी सर्वे का हिस्सा नहीं बनता है, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि जो नेता है, जो उम्मीदवार है, उनका भविष्य क्या होने वाला है आदमपुर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए। और हमारा पैनल भी जुड़ चुका है, परिचय आपका करा दूं। विजयपाल अहलुवालिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, रजवंत डहीनवाल जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, अजय गुलिया साहब जेजेपी के प्रवक्ता हैं, और बतौर राजनीतिक विश्लेषक सुशील यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुशील जी, पहला सवाल आपसे ही, आपके विश्लेषण से ही। ज्योति ने भी जैसा कि कहा, एक दौर होता था, एक जमाना होता था जब साइलेंट वोटर कांग्रेस के पक्ष में होता था। पिछले कुछ चुनावी आंकड़ों ने बताया, चुनाव इतिहास ने बताया कि साइलेंट वोटर बड़ा शांत है और भाजपा की तरफ अपना रुख करता है। लेकिन आदमपुर चूंकि एक ऐसी सीट है जिसपे पार्टियों का महत्व है, उससे ज्यादा परिवार का महत्व रहता है, अभी तक तो रहता आया है। तो अगर इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर देखें तो कहां स्विंग लग रहा है आदमपुर की जनता का इस बार? देखो केशव जी, जैसा आपने बताया कि हर एक साइलेंट वोटर जो होता है ना, पहले कांग्रेस वो सत्ता के साथ चलता है। आपने पहले कांग्रेस का इसलिए बोला कि इससे पहले जितने चुनाव हुए 8 साल पहले, वो सारे
कांग्रेस के साथ इसलिए चलते थे कि सत्ता होती थी। साइलेंट वोटर हमेशा डेवलपमेंट को देखते हुए कि भाई रूलिंग पार्टी का अगर एमएलए हमारा आता है तो बजट अलॉट होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो साइलेंट वोटर वहाँ डाइवर्ट होता था। पर अभी बाई इलेक्शन है और टाइम बड़ा कम बचा है, 2 साल बची है नई विधानसभा के लिए, तो इसलिए वोटर देखेगा। दूसरा, कुलदीप कोई नया नहीं आया परिवार, भजनलाल पहले भी परिवार वहीं से एमएलए रहा है, कुलदीप ने रिजाइन किया, उनके बेटे को टिकट मिली है, तो एमएलए उनका यूज किया हुआ है, बरता हुआ है, उनका व्यवहार देखा हुआ है, काम देखा हुआ है। तो जो वहां आदमपुर में सबसे ज्यादा अगर भजनलाल परिवार की कोई शिकायत आती है तो वो उनकी प्रेजेंस की आती है कि साहब वो प्रेजेंट नहीं रहते वहां पे विधानसभा में, वो दिल्ली आ जाते हैं जीतने के बाद, उसके बाद जाते रहते हैं। इनके बेटे के बारे में तो ये चल रहा है कि भाई ये तो लंदन से आया है, हो सकता है जीतने के बाद लंदन चला जाए। हालांकि वो दावों पे ये विराम लगा रहे हैं कह के कि नहीं हम लोग तो यहीं रहेंगे, बाहर से पढ़ने गया था, पढ़ के वापस आ चुका। तो कल पोलिंग है, मेन तो देखो पेटी के अंदर बंद हो जाएगा कल क्या होता है, पर साइलेंट रुख कुछ लग रहा है कि मैटर करता है, साइलेंट करंट जो है वो मैटर करता है। गर्ग साहब, ज्योति भी कह रही थी, आपको पता नहीं ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा, दोनों ही सिचुएशन में आप बताइए कि सीएम साहब की रैली से रुख बदला है फिजाओं का थोड़ा बहुत? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। रैलियां तो देखो सरकार ने की, सीएम साहब आए, पूरी सरकार का अमला जमला उस रैली के अंदर लगा, और उसी एक दिन पहले रात को रैली हमारी भी बालसमंद में हुई। रैलियां का दौर तो चलता रहता है, इलेक्शन है, जनसभा भी होगी, रैली भी होगी, डोर टू डोर कंपेलिंग भी होता है। रैली का कोई लंबा चौड़ा असर नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कोई भीड़ उमड़ी हो आदमपुर की। टोटल 3000 कुर्सियां लगी हुई थी, उसके अंदर 90% लोग तो बाहर से आए हुए थे। लोकल जो आदमी वोटर था वो तो था ही नहीं। फतेहाबाद से भी 20 बसें आई हुई थी भर के, फतेहाबाद से आप देख लो, तो उसका कोई असर नहीं है। असर तो देखो वोटर का सीधा संपर्क की बात है, जो सीधा संपर्क वोटर के पास हो गया और वोटर ने ये सोच लिया भी मैंने फलाने वोटर को कैंडिडेट को वोट देना है, ये कैंडिडेट अच्छा है, ये आदमपुर हल्के के विकास करवाएगा, उसे वोट मिलनी है। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा थोड़ा स्पष्टीकरण करने के लिए। तो पीछे जो 2005 का 14 का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, ये बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, जिससे आम जनता को काफी राहत मिली। इस राज्य में किसान था, कर्मचारी था, मजदूर था, व्यापारी था, उद्योगपति था। गर्ग साहब, ये रिजल्ट बता देते हैं। देखिए, अगर सब कुछ इतना शानदार होता तो फिर 2 बार से आप लोग गायब नहीं होते। तो ये दावे तो आपके व्यक्तिगत दावे हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता का मूड ऐसा नहीं है। वो दोनों इलेक्शन रिजल्ट्स बता चुके हैं, विधानसभा के अंदर आपकी मौजूदगी बता चुकी है। बिल्कुल आपकी सही बात है जो आपने कहा। हम 2 रिजल्ट में 2014 में 2019 में पिछड़े हैं, मगर आपने ये तो कमाल देखा होगा, जब पूरी सरकार कहती थी, अमित शाह भी, मोदी जी भी, भाजपा भी, अब की बार 75 पार, 40 का अंक रुक गया। लोगों ने विपक्ष का बैठने का उनको दिया। हमारे 31 विधानसभा में विधायक जीत का आए, हमने तरक्की तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो साइलेंट करंट की हम बात कर रहे हैं, साइलेंट वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, वो भाजपा के पक्ष में अभी नहीं है, अगर आपकी बात का निचोड़ निकालू तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अहलुवालिया जी से जवाब लूंगा, फिर कुलिया साहब के पास आऊंगा, रजवंत जी के पास जाऊंगा। ठीक है सर, एक एक कमेंट सभी का ले लूं, फिर आता हूं डिबेट पर भी। अहलुवालिया जी, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन समीकरणों को आप? एक तरफ बातें हैं कि चुनावी रुख मुड़ चुका है, कुलदीप बिश्नोई जी का, भव्य जी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। दूसरी तरफ गर्ग साहब का दावा है कि हुड्डा साहब जब वहां पर आए तो उन्होंने सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया, कांग्रेस की हवा है। वो तो वोट डिफरेंस भी बता रहे थे एक दिन। विजयपाल जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? साउंड चेक कराते हैं, आवाज नहीं पहुंच रही है। गुलिया साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है। क्या आप सवाल दोहरा पाएंगे? हाँ, मैं सवाल दोहराता हूं। चुनावी हवा, चुनावी फिजाएं जो है, क्या वो बदली है मुख्यमंत्री की रैली होने के बाद? देखिए केशव भाई, निश्चित तौर पर इन बातों से फर्क पड़ता है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और हरियाणा प्रदेश का युवा उप मुख्यमंत्री गए, उन्होंने अपनी सभाएं करी, लोगों के बीच में अपना काम गिनाया और ये भी कहा कि कई कोर कसर रहेगी होगी आदमपुर के अंदर। तो सरकार के मुखिया दोनों ही, मनोहर लाल खट्टर जी भी और दुष्यंत जी भी लोगों के बीच में, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कोर कसर लोगों को लगती को रहेगी तो हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, उस कसर को भी निपटाने का, उस कसर को भी मिटाने का काम करेंगे।
आदमपुर के लिए जिस प्रकार से कुलदीप जी ने भी कहा कि उन्होंने दुष्यंत जी से डिमांड रखी कि सड़कों के लिए पैसे की, तो तुरंत दुष्यंत जी ने मंजूर करने का काम किया। और देखिए एक चीज केशव जी मैं मानता हूँ कि जब आप इस पद पर आते हैं, जैसे दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, तो सभी हल्के उनके लिए बराबर है, और चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का भी विधायक हो, कोई भी अपनी मांग उनके पास। गर्ग साहब कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर हमारी तरफ है, सरकार के प्रति नाराजगी है उसके अंदर, उसका फायदा उन्हें आदमपुर में मिलेगा, जैसा कि पिछले चुनावों में मिलता रहा है, बड़ौदा में भी और एलनाबाद में भी। एलनाबाद में लोकदल को मिला था। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, गर्ग साहब की बात माने तो भी इन्होंने कहा कि 40 पर रह गई थी, कांग्रेस को तो 2005 में 67 सीटें मिली थी। उसके बाद इनका नारा था कि हरियाणा नंबर, पूरे भारतवर्ष के अंदर हरियाणा नंबर 1 बन गया। फिर 9 में 40 क्यों है भाई, और 14 में ये हाल क्यों हुआ था, जिस कहते थे हरियाणा नंबर 1। तो मैं कहना चाहता हूँ गर्ग साहब की बात का जवाब, देखिए वो हरियाणा प्रदेश के अंदर कहा था कूद के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, इनकी स्थिति तो साफ है। और अब 6 तारीख को रिजल्ट सामने होगा, जरूर आपके टीवी चैनल पे अगर मौका, पार्टी ने मौका दिया तो जरूर आपके टीवी चैनल पे भी चर्चा करेंगे, नहीं तो किसी और चैनल पे चर्चा करेंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे गर्ग साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनको बताने का काम करूंगा। ये तो मैं, देखिए दावे तो सब कर सकते हैं, मैं इस बात को ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से आदमपुर की जनता कनेक्ट कर रही है सरकार के साथ, और आदमपुर के लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए सरकार जो काम करा रही है उसमें और तेजी आए, उनका नुमाइंदा चुन करके जाए और वो सरकार का हिस्सा हो, तो ऐसे व्यक्ति को वहां से चुन करके भेजें। और ये बार बार जो विदेश की बात करते हैं, मैं तो खुद कहता हूँ, हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी तो खुद यूनाइटेड स्टेट्स में वेलिंगटन को जगह थी, वहां पढ़ते थे। तो विदेश में पढ़ना कोई गुनाह है क्या? ये तो वहां पढ़ते थे, उससे पहले तो कभी हिंदुस्तान में आए भी नहीं थे। उससे पहले तो हिंदुस्तान में कोई चुनाव नहीं लड़े थे ये, लेकिन भव्य भी चुनाव थे, 2019 का लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और ये तय करने का अधिकार तो आदमपुर की जनता का है। तो देखिए ये विरोध के नाम पे कैसे भाई वोट मांग रहे हैं, कभी किसी का विरोध करें, कभी किसी का। हम तो काम के नाम पे वोट मांगने वाले लोग हैं। दुष्यंत जी वहां चुनाव में गए, रैली में क्या कहा? रैली में भी यही कहा कि भाई ये काम मैंने आप लोगों के लिए करे हैं, ये वादे मैं आप लोगों के बीच में करके आया था, आपने वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, इतने काम मैं कर पाया, आगे का मेरा रोड मैप ये है। कोरोना के अंदर कुछ कमियां रह गई थी, और वो ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अंदर बल्कि पूरा संसार ही बंद हो गया था, तो उसमें कुछ जो सुस्ती आई थी विकास के कार्यों में, दुष्यंत जी जो काम करना चाहते हैं। रजवंत जी के पास आ रहा हूं, फिर विजयपाल जी के पास आता हूं, तब तक उनकी वॉइस भी कनेक्ट हो गई होगी। रजवंत जी, शुरुआत में लग रहा था कि हाँ ट्राइपोलर भी हो सकती है फाइट, त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला, और इनेलो जो है वो लीड कर सकती है चीजों को, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा एक आक्रामक प्रचार जैसा कि देखने को मिलता था वैसा इस बार नहीं देखने को मिला। क्या कुछ कारण है? देखिए केशव जी, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि जो चुनाव है, जो बीजेपी और कांग्रेस है, इस चुनाव को वो ये देख रही है कि बस ये चुनाव हमारा है, लेकिन बस वास्तव में वहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। और त्रिकोणीय मुकाबले होने के कुछ वजह भी मैं बता देता हूं। जिस प्रकार से जो कोडाराम नंबरदार जी है, जो इनेलो के प्रत्याशी हैं, वो पंचायत में अपनी एक विचार विमर्श करके, और पंचायत ने जब उनसे ये कहा था कि भाई आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट से लड़ो, तो वहां पर वो जो माहौल जो बना था, पंचायत का माहौल बना था, उसकी वजह से वो त्रिकोणीय मुकाबले में भी शामिल हुए। और वो ही जो बालसमंद गांव है, बड़ा गांव है, और उस गांव के जो वोटर हैं, उस गांव के जो बासिंदे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने लेवल पर और प्रयास कर रहे हैं, पूरे हल्के में घूमकर प्रयास कर रहे हैं। और वो जो साइलेंट वोटर की जो बात कर रहे हैं, बाहर हाउला कौन मचा रहे हैं? जो बाहर के व्यक्ति हैं, चाहे अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की या उप मुख्यमंत्री की या सरकार के जो कारिंदे हैं उनकी अगर हम बात करें, हाउला वो कर रहे हैं। जो एक्चुअल में जो आदमपुर का जो बासिंदा है, उनको तो पता है ना, एक चीज जरूर होनी है, वो आपको भी पता है, मैं भी बता देता हूं इस चीज के लिए, कि हार और जीत वो तो उम्मीदवार तय, वो वोटर तय करेंगे आदमपुर के। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय हो चुकी है, और वो ये है कि कोई भी व्यक्ति हारे, कोई भी व्यक्ति जीते, लेकिन एक चीज जरूर रहेगी, कोडाराम नंबरदार जो है वो जनता के बीच में रहेंगे। आदमपुर में जो आज बिश्नोई परिवार की जो बात कर रहे हैं, वो आपको भी पता है, वो जीत के बाद या हार के बाद कहां जाने। मैं ये नहीं कह रहा कि आज क्या होना है,
वो जो पहले जहां थे वो वहीं पे जाएंगे। जेपी जी हैं, वो पहले भी बाहर थे, वो चुनाव के बाद वो भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पहले 2009 का जो उन्होंने चुनाव लड़ा था उनकी भी आज की वही हालत है। तो वहां के लोग भी ये देख रहे हैं कि हमारे बीच में हम ऐसे व्यक्ति को ही लेके आएंगे ना जो हमारे बीच में रहे। मैं इस चीज के लिए नहीं कह रहा, उनके सुख दुख का जो साथी है वो कोडाराम नंबरदार है, उनके नहीं तो हर छोटे से छोटे काम में कोडाराम जी को क्यों लेकर के आएंगे भाई? 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 को आपने माइनस कर दिया, एक कोडाराम जी, तो 19 और भी तो हैं। देखिए मैं आपको वो जो चीज बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि लोकतंत्र में सबका हक है चुनाव लड़ने का, लेकिन जिस व्यक्ति की भागीदारी भी तो देखिए ना। कहीं पे भी अगर जरूरत पड़ी है, जनता को अगर किसी आंदोलन की जरूरत पड़ी है तो उसमें आगे भागीदारी रजवंत जी, एक तबका वोटर्स का ये भी कह रहा है जो मतलब लोकदल के ही कोर समर्थक हुआ करते, अगर नहरी सुनिए तो सही, मेरा सवाल है, लोकदल का कोर समर्थक, लोकदल का हार्डकोर कार्यकर्ता समर्थक, वो इस बात से नाराज है कि ऐन वक्त पर दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किया गया कैंडिडेट को और उन्हें टिकट दे दिया गया, पार्टी कार्यकर्ताओं की अवहेलना की गई, नुकसान चुनाव में हो सकता है इसका, ऐसा एक तबका कह रहा है जो आप ही का हार्डकोर वोटर होता था। केशव जी मैं बता देता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये बरगलाने वाली बातें इस प्रकार की करते हैं। मैं तो आपको एक चीज और किसी विपक्षी नेता ने नहीं कहा सर, असल में चौधरी देवीलाल विपक्षी नेता ने नहीं कहा, मैंने कहा ना आपका हार्डकोर वोटर, लोकदल का हार्डकोर वोटर। मैं लोकदल के भी बता देता हूं, मैं तो बता देता हूं, जो चौधरी देवीलाल के जो वर्कर हैं, चौधरी देवीलाल की जो टीम के जो नर्सरी के जो पौधे हैं, वो कभी भी चौधरी भजनलाल के परिवार को वोट नहीं डालेंगे। अब मैं आप मेरी बात को देखना, मैं कहां पर कह रहा हूं, ये चाहे जेजेपी वाले भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। वहां पे मैंने कई बार ऐसी वीडियो देखे, मैं खुद भी वहां पर गया था आदमपुर में, तो वहां पर बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि ऊपर वालों का भले ही गठबंधन हो जाए, लेकिन जो आम वोट पर, जो बूथ पे जो लड़ाई लड़ता है वो वर्कर लड़ता है, और वो वर्कर, उनका कभी समझौता नहीं होता। वो वर्कर तो चौधरी देवीलाल के नाम पर, चौधरी भजनलाल के नाम पर लड़ता है, तो उनका तो कहीं गठबंधन नहीं हुआ ना। तो वो ये देख रहा है कि हम कहां पर रहेंगे। जो चौधरी देवीलाल को जो झंडा उठा रहा है, चौधरी देवीलाल जो वोटर को, कार्यकर्ताओं को ये बात समझा पाए कि हमारे पास उम्मीदवार था, लेकिन उसके बावजूद हमने कोडाराम जी को दिया, क्योंकि वो तो ये मानकर बैठे आपके पास उम्मीदवार नहीं था। देखिए, आपके पास संगठन नहीं था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको भी पता होगा कि उस आदमपुर हलके से परिवार का कोई ना कोई ऐसा सदस्य लड़ना था, लेकिन जब वर्करों की मांग और पंचायत जब आई है, जो बालसमंद गांव में जो पंचायत हुई है, और पंचायत के लोग जब राजनीतिक पंचायतें और सामाजिक पंचायतों में फर्क होता है। ऐसा भी होता है रजन भाई सुनिए, मैं एक सीधा सा सवाल पूछ लेता हूँ, उससे चीज क्लियर हो जाएगी। रजन भाई, आपका हल्का कौन सा बढ़ता? रजन भाई आप सुनिए तो सही, रजवंत जी, जिस प्रकार से जो उन्होंने चुनावी कैंपेनिंग किया है, ठीक है, मान ली मैंने, सुनिए तो सही, मेरा सवाल तो है लीजिए। हाँ, एक चीज मैं जरूर मानता हूँ, भ्रामक प्रचार करने में नहीं, भ्रामक प्रचार नहीं है, ये तो प्योरली लॉजिकल डिबेट है। रजवंत जी आपका हल्का कौन सा? रजवंत जी आपका हल्का कौन सा? सुनिए सुनिए आदमपुर की जनता रजवंत जी, उन्होंने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष के बलबूते पर आज कोडाराम नंबरदार वो भी ये देखना चाह रहे कि मैंने इस हल्के के लिए जो क्या, अब उस हल्के के रजवंत जी चुनावी सभा नहीं हो रही है सर, हम लॉजिकल डिबेट कर रहे हैं। अब उनकी बारी है। रजवंत जी आपका हल्का कौन सा है, बताएंगे मैं बिल्कुल लॉजिकल डिबेट कर रहा हूं जी, मैं भी चीज नहीं है ना, मैं मेरे सवाल को इग्नोर कर रहे हैं। आपका हल्का, आप अपना हल्का बताएं, आपका कौन सा हल्का है? जी, मैं रेवाड़ी जिले से हूं। रेवाड़ी जिले से ना, अब रेवाड़ी हल्के से कांग्रेस का एक आदमी आकर अगर लोकदल की टिकट मांगेगा तो क्या पार्टी दे देगी? नहीं देगी, क्योंकि वहां पर रजवंत डाइनवाल एक हार्डकोर समर्थित कार्यकर्ता है। तो आपके पास जब कार्यकर्ता हैं तो आपको दूसरे को टिकट देने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल सीधा सा ये है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये फैसला कोई भी व्यक्ति अगर लेता है, अगर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था, पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, और जब भी कोई फैसला होता है तो इंडियन नेशनल दल की पार्टी की बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय लिया जाता है। ये थोपा नहीं जाता या बंद कमरे में बैठकर फैसला नहीं होता कि हमारी टिकट इसको दे या ना दे। यहां पर खुले में जो कार्यकर्ताओं से पूछकर राय शुमारी कर ये टिकट दी गई थी। और मैं आपको इस चीज का पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, बालसमंद गांव की पंचायत के बीच में एक गांव को सम्मान देने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है, और उस गांव को जो सम्मान मिला है तो गांव वाले भी महसूस कर रहे हैं कि हमें सम्मान देने का काम किया है। मैं आपकी बात को मान लेता हूं और विजयपाल अहलूवालिया जी के पास आता हूं। विजयपाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी अब? हाँ, मिल पा रही है जी। मैं माफी चाहूंगा, देर से पहुंचा आपके पास, आपकी आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रही थी उस समय। कहां देख रहे हैं इस इलेक्शन को? क्या वाकई में एक तरफा दिखाई दे रहा है सब कुछ, या फिर बजरंग दास जी कह रहे हैं जैसा कि हमारी ही लहर है
और रजवंत जी कह रहे हैं तो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा मुकाबला। आप कहां देख रहे हैं? देखिए, प्रवक्ताओं की बॉडी लैंग्वेज से, प्रवक्ताओं की बात से सारी चीज समझ में आ गई। मुख्यमंत्री की रैली के बाद आदमपुर की जनता ने क्लियर मैंडेट कर दिया है कि इतनी बड़ी जनसभा चुनाव की एक विधानसभा की होनी बहुत बड़ी बात है। और उस चुनावी जनसभा के अंदर जो उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन लोगों के अंदर उत्साह था, वो सरकार के अंदर भागीदारी में शामिल होना चाहते हैं। और निश्चित रूप से आदमपुर की जनता ने मन बना लिया है, वे भाजपा और जसपा के कैंडिडेट को बहुत अधिक वोटों से जिताएंगे। और क्यों जिताएंगे, उसके पीछे कारण भी हैं। निश्चित रूप से उपचुनाव के अंदर अब आदमपुर की जनता जो पिछले कई वर्षों से सरकार से दूर थी, वो सरकार के साथ शामिल होना चाहती है। और भजनलाल परिवार जी का एक अपना असर आदमपुर के अंदर है। और जहां तक किसानों के लिए चाहे नरमा का और सरसों का था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा दाम उसके लिए दिया है और सड़कों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और निश्चित रूप से आज आदमपुर की जनता ने मन बना लिया है, भव्य बिश्नोई बहुत अधिक वोटों से जीतने वाले। अगर 2019 के बाद की मैं बात करूं, आप इसे एक लॉजिकल टूल मान रहे हैं कि हम जनता को अगर ये समझाएं कि उन्हें सरकार के साथ साझेदारी करने का मौका मिलेगा तो जनता कन्विंस हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा समझाया बड़ौदा में तो जनता नहीं समझी, आपने ये समझाया एलनाबाद में तो जनता नहीं समझी, तो आप किस श्योरिटी के साथ, किस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आदमपुर की जनता इस बात को समझ जाएगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या केवल यहां पर आपका ये फैक्टर काम करेगा या बिश्नोई फैक्टर, भजनलाल परिवार का फैक्टर भी यहां पर काम करेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर दोनों फैक्टर काम करेंगे। भजनलाल जी एक सम्मानित नेता रहे हैं, उनका इस हल्के में बहुत बड़ा असर है। और जो जयप्रकाश जी ने जो 2009 के बाद यहाँ किया, उसका जनता हिसाब मांग रही है। और निश्चित रूप से सरकार का और भजनलाल जी का बहुत बड़ा, और वो कल की रैली के अंदर बड़ा स्पष्ट भी हो गया। और कि आपने देखा होगा उस रैली के अंदर निश्चित रूप से जो लोगों का उत्साह था, जो लोगों के अंदर जोश था, उसको देखकर बाकी पार्टियों के हौसले डाउन हो चुके हैं और भव्य बिश्नोई बहुत अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। लोगों ने मन बना लिया है। कल मतदान है। मेरा दूसरा सवाल भी था इस बात को लेकर कि सरकार के साथ भागीदारी की जो बात कर रहे हैं वो बड़ौदा और एलनाबाद में जनता ने इग्नोर किया उस पॉइंट को। देखिए, आपकी जानकारी के लिए एलनाबाद के अंदर बहुत अधिक वोट हमें मिले हैं। निश्चित रूप से एलनाबाद के अंदर किसान आंदोलन का भी एक असर था और उसके बाद भी हमें बहुत अधिक वोट पे मिले हैं। आपको पता भी है वहां पर अभय सिंह चौटाला का जीत का मार्जिन कम हुआ है, ये भी एक निश्चित रूप से बात है। लेकिन आज जीत होती है, आदमपुर की जो स्थिति है वो एक अलग स्थिति है। आदमपुर की जनता अब निश्चित रूप से मन बना चुकी है। और वो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप भव्य बिश्नोई को 6 तारीख को जब हम वोट गिनेंगे अधिक से अधिक वोटों से जिताएगी। ये मेरा नहीं, ये आदमपुर की जनता का विश्वास। ठीक है, गर्ग साहब रखिए अपनी बात। सर सुशील जी के पास आता हूं। देखिए केशव जी, आज जीत का हिसाब इस बात पर लगाया जाता है कि 8 साल के अंदर इस सरकार ने आदमपुर में क्या किया। आपके सामने है, यही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान आया था, आदमपुर के अंदर रैली करके, रैली में कहा था भाई कुलदीप बिश्नोई तो भजनलाल का कपूत है। ये मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी खट्टर ने रैली के अंदर कहा था। और यही लोग, जहां मैं कुलदीप बिश्नोई की बात करता हूं और जहां भव्य बिश्नोई की बात करता हूं, इन लोगों के शब्द आप सुन लोगे खुले, उन्होंने तौर पे बार बार, और 8 महीने पहले ही उन्होंने बयान दिया था हरियाणा का विकास नहीं विनाश किया है। और सबसे बहुत और कमजोर मुख्यमंत्री कोई है तो हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर है। मतलब किसी पे विश्वास कर लेना, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, इस पर कभी भी विश्वास नहीं करना। ये जनता से अपील की थी, कब की थी? जब चौधरी भजनलाल जी की जयंती, ये भी 8 महीने पहले जो आदमपुर में बनाई गई थी, वहां उसने खुले तौर पे मंच के ऊपर रैली के अंदर भाषण दिया और कहते थे 8 साल में कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। भाई कोई काम आदमपुर नहीं होया। ये कहते हैं भी 2 साल पड़े हैं,
2 साल में जो काम नहीं हुए पूरे काम कर देंगे, पिछली भी लड़क काट देंगे और विकास की लहर लगा देंगे। अरे भाई तुम 5.5 महीने हो गए कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हुए, 5.5 महीने में सफाई तो करवा देता, सड़क जो टूटी पड़ी है खड्डे भरवा के उसके पैच लगवा देता, कोई काम नहीं किया। आप अचंबा देखिए, जहां कल रैली हो रही थी मुख्यमंत्री जी की, उसके बिल्कुल साथ 50 मीटर की दूरी के ऊपर मतलब सैकड़ों लोग किसान खाद के लिए लाइन में लगे हुए थे, लंबी लाइनों के अंदर, और चैनलों ने भी दिखाया, यूट्यूब में दिखाया कैसे वहां मारा मारी हुई थी, हाहाकार मची हुई थी। इनके राज के अंदर ना खाद है, जो किसान धक्के खा रहे हैं। किसान जो है वो मुआवजा लेने के लिए, नरमा की मेरे साथी ने बात की, नरमा का मुआवजा लेने के लिए बालसमंद में, आदमपुर में धरना लगाए बैठे हैं। हमारी महिला तो गर्ग साहब, अगर आपकी इस बात को मैं मान लूं तो आदमपुर की जनता ये भी तो सोचेगी कि कांग्रेस का कोई भी विधायक अभी तक कुछ नहीं करा पाया, तो 2 साल में क्या कराएगा? आदमपुर की जनता अगर ये सोचे कि कम से कम एक्सपेरिमेंट ही करके देख लेते हैं, सरकार के साथ साझेदारी से क्या पता कुछ मिल ही जाए। ये केशव जी आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। मैं दिल की बात छूड़ी। जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूरे हरियाणा के अंदर मैंने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में समान विकास करवाया है, कहां गया समान विकास कार्य? जब मुख्यमंत्री वो कुलदीप बिश्नोई इन तो बोलता है कि मैंने उस फलाने से मंत्री से ग्रांट मांगी, फलाने से मांगी, उन्होंने ग्रांट दे दी, वो आज उसकी बात सच मानने कि आज सच बोल रहा है, या 8 महीने में सच बोल रहा था? कल तक तो बोल रहा ईंट नहीं लगाई, एक फली नहीं फोड़ी, और यहां तक भी कहा उसने 26 साल। मैं आप ही की बात को मान रहा हूं, मैं आप ही की बात को मान रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक आदमपुर में कुछ नहीं हुआ, उसका कारण ये है क्योंकि कांग्रेस की टिकट पर थे, कांग्रेस के विधायक थे कुलदीप बिश्नोई। अब भी अगर कांग्रेस के जीत गए, मान लीजिए जयप्रकाश जी जीत गए, तो जनता तो यही समझेगी ना कि जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, तो वो क्यों ना साझेदारी करे सरकार के साथ। मेरा सवाल ये है केशव जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये प्रदेश साधक ओपी धनखड़ जी जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनका ही खुद का बयान देख लो। उन्होंने कहा था भी काम होते हैं, काम करवाने वाला चाहिए। जयप्रकाश जैसा दिलेर आदमी अपने हलके के सब मंत्रियों से बातचीत करके, मुख्यमंत्री बातचीत करके काम करवाता है। कुलदीप ने क्यों नहीं काम करवाए? ये ओपी धनखड़ जी का खुद का बयान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने राज के अंदर 2005 और 2014 के अंदर हमने अनेकों काम किए। हरियाणा के हिसार के अंदर हमने लाला लाजपत राय जी की यूनिवर्सिटी बनाई, हिसार के अंदर थर्मो प्लांट लगाए, फायदा पहुंचाया, भूमाफिया को फायदा पहुंचाया। सुनने की कोशिश करो। वो आप वाली बात पर आ जाओ, आप वाली बात पर भी आ जाता हूं। जिस प्रकार आपने धान घोटाला करा, पूरा देश देख रहा है। आपने आज भी खनन घोटाला 8 साल से लगातार जारी है। कितने मजदूर मर गए आपके राज के अंदर। अरे बड़े साथी, आप कैसे भूल गए? कोरोना महामारी में रिश्तियां बैन थी, अरबों रुपए की रिश्ती करके आपने रिश्ती घोटाला कर लिया। आप ये पुलिस कस्टडी में शराब पड़ी थी, पुलिस कस्टडी के अंदर आपने करोड़ों रुपए की शराब दे दी थी। एक घोटाले पेपर लीक घोटाला, विधानसभा चुनाव थोड़ी ना हो रहा है पूरे प्रदेश का, एक उपचुनाव है। लंबी लाइन है हरियाणा के अंदर, घोटाले पे घोटाले अगर किसी ने किए हैं आपकी सरकार में, मेरे साथ किए, मैंने आपको आंकड़े दे दिए। वो कांग्रेस तो बोल ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, मैं सुशील जी के पास आ रहा हूं। आप बालाई भी खा रहे हो, घोटाले भी कर रहे हो। आप असली केशव की बात सुनिए। मैंने कहा जनता वोट क्यों देगी? जनता इसलिए वोट देगी, कांग्रेस की जो इसलिए वोट देगी, लोगों को पता है बब्बे बिश्नोई ना तो पहले आदमपुर से जुड़ा ना आगे जुड़ेगा, वो आगे भी उसे विदेश जाके बैठना है। और सुनिए, लोकसभा चुनाव लड़ा, ये बोलते हमारा गढ़ है, और तुम्हारा गढ़ कहां गया था? जब आपने एमपी चुनाव लड़ा 25,000 वोटों से आदमपुर की जनता ने आपको हराया, गढ़ कैसे टूट गया? गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जनता का होता है। मेरे साथी बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरे साथी चुप रहो, सुन लो बात को, आप किस में बोल लेना।
जहां बात है गढ़ होता जनता का, जनता जिसको सर पे चढ़ाएगी वही जीतेगा। जनता का विश्वास जितना जरूरी है। पूरे आजमपुर हल्के के अंदर एक बात है, पूरे आजमपुर हल्के के अंदर पता है भी कुलदीप का व्यवहार का पता है। लोग क्या कहते हैं, नाड़ में सरिया है, इसकी अक्कड़ निकालनी है, नाड़ में सरिया निकालना है। और मेरे साथी ने कहा भी रैली के बाद हमारी जीत पक्की होगी। इसका मतलब रैली से पहले आप पूरी तरह से हारे हुए थे, रैली के दम पे आप जीतोगे। कितनी रैली में आदमी थे, कितने लोकल आदमी थे, आप उनकी वोट भी ले जाओगे तो भी आप जीत के आंकड़ों को छू नहीं सकते। आप बुरी तरह हार रहे हो। पूरी सरकार, इसका फैसला तो कल होगा, कल सारे मंत्री, ठीक है। ये तो अभी हम में से कोई भी ज्योतिषाचार्य नहीं है, इसका फैसला तो बाद में होगा, ठीक है। लेकिन अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। गुलिया साहब रखिए अपनी बात। सुशील जी आता हूं, फिर मैं तुरंत आता हूं आपके पास। अजय जी देखिए, कई बातों पे मुझे हंसी आती है कांग्रेस के प्रवक्ता की। देखिए, ये तो सब एक दूसरे का विरोध करने वाले की प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि वो कुलदीप बिश्नोई ऐसे हैं वैसे हैं, कुलदीप बिश्नोई ने खट्टर जी के बारे में क्या कहा था, कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी के बारे में क्या कहा था, और आज कुलदीप जी को कह रहे हैं वो बाहर रहेंगे, ऐसे रहेंगे। तो आप क्यों लगातार उनको टिकट देते रहे भाई? उनके बेटे को भी आपने लोकसभा में अजय भाई, मैं नहीं कह रहा, अजय भाई मेरी बात ना मानो। अजय भाई ये वीडियो देख लो आप, मैं वीडियो दिखा देता हूँ। अजय भाई आप मेरी बात तो मानो। अरे तो उनको रोको ना एक बारी, कही है जो कुलदीप भाई ने कही थी। ठीक है, वो सुन चुके हैं आपका सवाल, उनकी बात उनका जवाब सुन लीजिए। उस पर कोई आपको कंपेयर करना हो तो मैं उसका भी मौका दे दूंगा, लेकिन उनका जवाब पूरा होने दीजिए एक बार। गुलिया साहब बोलिए। देखिए केशव भाई, तो ये इन्होंने तो 2019 में भी उनको चुनाव में टिकट दिया, लोकसभा के चुनाव में भी उनके बेटे को टिकट दिया था। तो ये क्या ऐसे आदमी को टिकट दे रहे थे? ये तो इनको सोचना है। अब दूसरी बात देखिए, एक चीज इसमें सोचने की बात है, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। क्या कोई विजन लेके आए हैं आदमपुर के लिए? हम लोग वोट मांग रहे हैं, किस लिए? हमने जो काम कराया वो होता है तो लोग करेंगे कि ये काम बेहतर था कि नहीं था, उसी काम को बता करके तो वोट मांग रहे हैं। क्या ये लोग इस प्रकार की राजनीति नहीं कर सकते? ये किसान की बात करें। देखिए केशव जी, आज मैं गर्व के साथ एक चीज कहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फसलें पूरे भारतवर्ष में, समूचे भारतवर्ष में अगर एमएसपी पे सबसे ज्यादा फसलें खरीदी जा रही है तो हरियाणा में खरीदी जा रही है 13 फसलें। ये किसान ही थे, सीधे तो इनके समय में क्यों नहीं खरीदी गई भाई 13 फसलें किसान ने? बाजरा हमारे यहाँ 2200 रुपए बिक रहा है, राजस्थान में इनकी सरकार थी 1100 रुपए बिक रहा था भाई। तो 2200 देने वाले किसान हितैषी हो सकते हैं कि 1100 देने वाले किसान हितैषी हो सकते हैं? 3-4 रुपए के चेक बांटने वाले किसान हितैषी हो सकते हैं कि 12,000 और 15,000 रुपए किसान को मुआवजा देने वाले किसान हितैषी होते हैं? ये सारी चीजें तो आदमपुर की जनता तय करेगी, आदमपुर के लोग तय करेंगे। और इन्होंने क्या किया? देखिए, मैं तो इस बात की प्रशंसा करूंगा, चुनाव के नतीजे तो 6 तारीख को आएंगे, चुनाव के नतीजे 6 तारीख को आएंगे और मैं अभी से एक चीज कह देता हूँ, आदमपुर जीतेगा। लेकिन आपने मुख्यमंत्री महोदय को भी सुना और प्रदेश के युवा ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री को भी सुना आदमपुर में। उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये काम किया। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 33% कोटा महिलाओं को दिया भाई हमने राशन की दुकानों में, 50% महिलाओं को भागीदारी चुनाव के अंदर हमने दी, 75% का रोजगार का अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने का काम हमने किया, नंबरदारों को लैपटॉप हमने दिया, जिन पटवारी ने अच्छा काम किया उनको स्कूटी हमने देने का काम करा। मारुति ये कह रहे थे जाएगी समूचे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बनाएगी वो प्लांट खरगोदा में हरियाणा प्रदेश के अंदर मारुति लगा रही है। निवेश सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहा है। ये घोटाले की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू हरियाणा प्रदेश का किसी भी महकमे की आप जांच करा लो, रेवेन्यू हरियाणा प्रदेश की सरकार का बढ़ा है। तो यही तो सारी चीजें होगी ना, यही तो सारी चीजें होंगी जो तय करेंगी कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वोटर कौन करेगा? वो आदमपुर के वोटर तय करेंगे। रिजल्ट 6 तारीख को आएगा, आदमपुर जीतेगा, आदमपुर जीतेगा। विरोध की राजनीति करने वाले आ रहे हैं। सुशील जी, ये बात आमतौर पर कही जाती है और देखिए, अगर पहले दिन जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ था उस दिन से लेकर आज तक अगर देखें तो अलग अलग पार्टियों के मुद्दे कितना कन्विंस जनता को कर पाई है उसका थोड़ा सा विश्लेषण करना जरूरी है। कुलदीप बिश्नोई के ऊपर और ये बात कही जा रही थी कि अब बाहर ज्यादा रहते हैं, पता नहीं कन्विंस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार में जिस तरह से भी जोर लगाया, अब ये बात मार्केट से थोड़ी सी गायब होती हुई दिखाई दी। आदमपुर की जनता जो है वो थोड़ी कन्विंस्ड हुई, लेकिन इनेलो के ऊपर जो कुरड़ाराम जी को अब बाहर से इंपोर्ट करने का टैग लगा हुआ था,
वो कोई बहुत तीखे प्रचार के साथ इन ने उसका काउंटर किया हो, इस तरह का नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी किस तरह से गायब हो गई, पूरा काडर जो है किस तरह से गायब होता हुआ दिखाई दिया, वो समझ से परे थी चीजें। और इसी तरह से कांग्रेस यानी कि जयप्रकाश, जो ये आरोप बार बार लगाए जा रहे थे कि भाई कांग्रेस तो पिता पुत्र ही लड़ रहे हैं चुनाव, यहां पर संगठन चुनाव नहीं लड़ रहा है, वही शिकायत पहले दिन थी और वही शिकायत आखिरी दिन भी रही। हालांकि समय रहते हुए थोड़ी बहुत जनसभाएं की गई, अजय यादव जी भी यहां पर आए और शैलजा जी भी यहां पर आए, लेकिन वो जो एक रूपता दिखानी चाहिए थी एक मंच पर, वो नहीं दिखाई गई। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, थोड़ा लेंदी भी है सवाल, कि शुरू में यह भी कहा जा रहा था कि भाई जेजेपी की अवहेलना की जा रही है, जेजेपी को नकार दिया गया, जेजेपी को नहीं बुलाया गया, लेकिन एक मंच पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने सारी चर्चाओं को ही खत्म कर दिया। कांग्रेस की जो बिखराव की बात थी, वो कांग्रेस का बिखराव चर्चाएं लास्ट तक भी वैसी की वैसी रही, एक मंच ऐसा नहीं है जिस पर सारे के सारे नेता नजर आए। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इसका इलेक्शन में इंपैक्ट कल किस तरीके से पड़ेगा, आप ये जरा समझाइए। केशव जी, इलेक्शन के अंदर इंपैक्ट हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का पड़ता है। डेफिनेटली। मैं कई पॉइंट्स में आपने क्वेश्चन पूछा, पॉइंट्स वाइज मैं जवाब देता हूँ आपको। पहला आपका कैंडिडेट जो इम्पोर्ट की बात है, कैंडिडेट तो सारी पार्टियों के पास इम्पोर्टेड है। भाई बीजेपी के पास है, वो कांग्रेस से आया, सभी कांग्रेसी हैं। हाँ, सभी कांग्रेसी हैं। अगर कैंडिडेट वाइज देखें तो कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है। दूसरी चीज, अभी रजवंत जी कह रहे थे कि देवीलाल जी की नर्सरी के पौधे हैं, हम वर्कर ऐसे हैं। रजवंत जी, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आप लोगों की वो जो नर्सरी थी, वो बागवानी आप लोगों ने नहीं संभाली, वो उजड़ चुकी। जो देवीलाल जी माली छोड़ के गए थे बागवानी का रखवाली करने के लिए, वो मालियों ने लापरवाही करी, वो छोड़ दी। दूसरी चीज, आपने कहा बंद कमरों में फैसले, वो जेजेपी के पास चले गए मालिक कुछ तो, वही तो कह रहा हूँ ना। दूसरा, आपने कहा कि क्या नाम है, हम तो बंद कमरों में फैसले नहीं करते, हाँ वो फार्म हाउस में फैसले कर लेते हो। भाई आपका बड़ा महल है तो आप लोग उसमें फैसले कर लेते हो। तीसरी चीज जो आप बता रहे हो कि भाई कुलदाराम जी, चुनाव बीजेपी और कांग्रेस ही लड़ रही है। जितनी सर्वे एजेंसीज हैं, जिनके जो रोज या जनता में भी, आप भी मीडिया के लोग गए हुए वहाँ पे, सारे सब बात करते हैं, वहाँ फाइटिंग दो ही लोगों में, जयप्रकाश में और भव्य में। दूसरा, आपने कन्विंसिंग की बात करी। बिल्कुल, जब चुनाव अनाउंस हुए थे उस टाइम पे मीडिया और आम जनता यही कहती थी कि कुलदीप जी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, पर कुछ हद तक कुलदीप कन्विंस कर पाया लोगों को कि भाई मेरा बेटा लड़ रहा है, ये यहीं रहेगा और सारी चीजें। हाँ, संगठन का बैकअप है उसके पीछे जो मेन ताकत है ना, कह रहा हूँ संगठन है। दूसरी चीज, मार्जिन कम कर लिया उसने, हो सकता है हार जाए जीत जाए। जैसा जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा भी आदमपुर जीतेगा, इनकी बौखलाहट पता चल रही है। कह रहे आदमपुर तो हर हालत में जीतेगा, जेपी जीता तो भी आदमपुर ही जीतेगा, कुलदीप जीता तो भी आदमपुर जीतेगा, आईएनएलडी जीती तो भी आदमपुर जीतता है। आप ये कहते हैं आप भव्य जीतेगा, तब हम मानते हैं, कॉन्फिडेंस है आपकी जीत का। आप कह रहे आदमपुर जीतेगा, आदमपुर तो हर हाल में जीतेगा क्षेत्र तो। तीसरी चीज, आपका जो सवाल था कि इनके जो पुराने बयान है सारों के, वो अवसरवादी लोग होते हैं सारे। आज बीजेपी में फेवर में दे रहे हैं, वो कांग्रेस में जाएगा तो बीजेपी के खिलाफ देगा जितना भी प्रचार करेगा। बाकी कल पोलिंग होगी, पता चलेगा। पार्टी कांग्रेस का संगठन नहीं हो पाया, लेकिन एक संदेश नहीं जा पाया, एक मंच नजर नहीं आया ऐसा। कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो जगजाहिर है, और इस चुनाव में नहीं, वो पिछले 2-2.5 साल से लोग देख रहे हैं। अध्यक्ष बदलना, फिर महासचिवों को, डेलीगेट्स को लेके कहीं पे भी एक विचार इनका नहीं बन पाता। इनको बिल्कुल संगठन के अंदर काम करने की जरूरत है। चुनाव में जाने से पहले इनको अपना संगठन बहुत मजबूत करना पड़ेगा। ये तो एक सीट पे बाई इलेक्शन है, जब आपका 24 का इलेक्शन आएगा, 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ना, तो एक संगठन के बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आज आईएनएलडी के पास संगठन नहीं है, इसलिए आईएनएलडी पिछड़ गई। तो कांग्रेस वही हाल रहेगा जो आईएनएलडी का, अगर संगठन को अपना मजबूत नहीं करते तो। रजवंत जी, रखिए अपनी बात। जी देखिए, जिस प्रकार से ये इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज के बारे में तो सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल की जो नीतियों को लेकर अगर कोई चल रहा था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चल रहे थे, और अगर उसके बाद अगर कोई चलने वाले थे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। क्या आपको भी ये पता है, हमें भी ये पता है कि चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल, नहीं एक मिनट केशव जी, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल, उनमें हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। मैं ऐसी चीज के बारे में जो बात करूंगा कि दुष्यंत चौटाला जी ने भी चुनाव लड़ा था हिसार से, वहीं पे ब्रजेंद्र सिंह ने भी चुनाव लड़ा, वहीं से भव्य बिश्नोई ने चुनाव लड़ा। तीनों ने एक दूसरे के खिलाफ और चुनाव लड़ा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, और वही जनता, वही हिसार की, आदमपुर की जनता को उन्होंने एक दूसरे से लड़ाने का काम किया। और अब वही लोग कह रहे हैं कि ये अच्छे हैं, हम तीनों अच्छे हैं, आप आओ, तो क्या वो जनता उनके बहकावे में आ जाएगी?
वो जनता भली बातें जानती है। जनता अब आज कोई ऐसी नहीं है कि वो इनके बहकावे में आ जाएगी। जनता आज पढ़ी लिखी है। जनता पहले जो कुछ सोच रही थी उनको पता लग गया ना कि आज ये आदमपुर का चुनाव है, ये क्यों हमारे पे थोपा गया। सिर्फ ये देखिए, क्या ये विकास की वजह से थोपा गया या कोई ऐसी हमारी कोई मांग थी। अब एक पुराने मनमुटाव को बैर को नहीं, पोते की बात में हुई। मैं एक चीज बताए, कितना नया आया है, आप यही सोच रहे हैं कि वो नहीं, बैर की बात नहीं होती। ये एक मिनट, बैर की बात नहीं है केशव जी, राजनीति में बैर नहीं है। ये मतभेद और मनभेद की बात होती है। यहाँ पे राजनीतिक मतभेद की बात करते हैं। यहाँ पे 3 पीढ़ियों में वोटर भी तो बदला है, राजनीतिक मतभेद, वोटर का मिजाज भी तो बदला है। युवाओं की नब्ज पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने युवा संवाद किया। एक मिनट, नहीं, मुख्यमंत्री ने युवा संवाद यहाँ पर किया, ऐसा तो युवाओं की नब्ज भी तो कोई पकड़े। अब आप यही चाहते हैं कि ओल्ड गार्ड को लेकर के आप आगे बढ़ते रहेंगे, उसी संगठन की मजबूती को लेकर तो बात कर रहे हैं सुशील जी भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। युवाओं को, अगर युवाओं के साथ उन्होंने जो जिस प्रकार से उन्होंने ऑनलाइन जो अपना संवाद किया था, मैं तो एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि युवाओं के साथ अगर वो संवाद करते तो वो बेहतर तरीके से करते। मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने केवल एक प्रॉपर्टी पूरी की है, लेकिन ये हकीकत है कि वहां की जो जनता है, वो जनता ये सोच रही है कि हमारे ऊपर जो चुनाव थोपा गया है वो हल्के के विकास के लिए नहीं थोपा गया, वो उस व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी विकास के लिए थोपा गया है। और जनता इसीलिए बार बार ये सोच रही है, ये समझ रही है कि हमें किसको चुनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जनता का फैसला जनता का होना चाहिए। दूसरा, जो जेजेपी के बारे में मैं बात कहना चाह रहा था, ये बार बार हमारे भाई जेजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमने 75% रोजगार दे दिया, 75% रोजगार दे दिया। मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, किसको दिया ये तो बता दे। वहां के लोगों को आज भी क्यों बेकार रहे हो? क्या 75% रोजगार आपने लागू कर दिया? क्या यहाँ के फायदे मिलने लगे? अगर नहीं मिले हैं तो फिर क्यों इसको बार बार गाते हैं? हर डिबेट में 75% को लेके आते हैं। जो चीज धरातल पर लागू नहीं हो रही, जो चीज का इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, अगर उसको बताकर अगर ये फायदा उठाना चाहेंगे तो जनता इतनी वो थोड़ी है कि वो इनके बातों में आ जाएगी। जनता बहक रही है। ये आज जनता इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी समझदार है कि इनके झांसे में नहीं आने वाले। ये 5100 रुपए एक कलम से पेंशन करने वाले लोग थे। क्या 5100 के बारे में बात की इन्होंने? अब ये कहते हैं कि हम एक कलम से पेंशन आगे बढ़ा देंगे, 5100 करके जाएंगे। लेकिन आप अपनी बातों से मुकर रहे हो, अपनी बातों से मुकर रहे हो। जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी जो एक पर कहती थी कि हमने सारे हलकों में, पूरे प्रदेश में समान विकास कराया, अगर समान विकास अगर वो कराते तो आज ये क्यों कहते हैं कि हम यहाँ पर आप कुलदीप बिश्नोई या इनके भव्य बिश्नोई को जिताने का काम करो, हम आपके इलाके में विकास की गंगा बहा देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो ये इनकी बातों में, अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं। हाँ, जनता इनको भली बात कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं कि जो स्थानीय लोग हैं, जो इनके साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को साथी को आगे लेके आने का काम। ठीक है, विजयपाल जी रखिए अपनी बात। देखिए, अभी कांग्रेस ने तो पूरी आदमपुर के वोटर में से एक कैंडिडेट नहीं मिला, और जो इनकी नेता किरण चौधरी है वो कहती है कि मुझे कैंडिडेट छांटने में हमारी कोई जानकारी नहीं। और आपने पता है कि निश्चित रूप से ये बापू एंड बेटा दोनों ही इस चुनाव को लड़ रहे हैं। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह गायब है, और जो कैंडिडेट इन्होंने जयप्रकाश जी खड़े किए हैं उसके बारे में आदमपुर की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। अब जनता ने मन बना लिया है, और जनता भारतीय जनता पार्टी और जजपा के कैंडिडेट के साथ जाना चाहती है, और वो सरकार के अंदर हिस्सेदारी के अंदर शामिल होना चाहती है। और आदमपुर की जनता बहुत समझदार है, और निश्चित रूप से जो मुझे अपने प्रवक्ताओं की, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की विशेषकर बुखलाहट नजर आती है, भाई अब आदमपुर का चुनाव है, सूए वोट डलने हैं, आज तक आपका फैसला नहीं हो पाया, शैलजा ने क्या किया, किरण चौधरी ने क्या किया। अरे भाई, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जसपा के ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, और भजन लाल जी का परिवार की एक वहां पर बहुत ज्यादा पैठ है, और उस पैठ का भी एक महत्व है। और निश्चित रूप से बजरंग जी को अच्छी तरह पता है, रिजल्ट का भी पता है बजरंग जी को। अब चैनल में बैठ के तो कुछ कह नहीं सकते, ये इनकी मजबूरी है। लेकिन निश्चित रूप से भव्य बिश्नोई बहुत अधिक वोटों से जीतने वाला है, और आजमपुर की, मेरे भाई जजपा के जो प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल ये आजमपुर की जनता की जीत होगी, और भव्य बिश्नोई बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे। गर्ग साहब। केशव जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहां पर आदमपुर में चौधरी भजन लाल जी का बड़ा प्रभाव है। इन्होंने एक बात तो मान ली,
सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, जजपा का वहाँ कोई प्रभाव नहीं है, कोई आना जाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये उनके नहीं, नाम पूरी की बात वोट है। पूरी बात करो बजरंग जी। सुनो मेरी बात, सुने मेरे साथी। जब आप बोले मैं चुप था, जब आप बोले मैं चुप था। मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आप पूरी बात अपनी बात रख लेना। मैं तो अपने आपकी मुंह की बात बोल रहा हूँ। आप वही बोलो, मेरी मुंह की पूरी बात करो या मेरी मुंह की बात मत करो। आपके मुंह के शब्द की बात। देखिए, भाजपा जजपा भजनलाल जी का बहुत बड़ा वहां पर है। मेरी साथी सुन लो, बोलिए आप, सुन लो। आप बोलिए। जहाँ आपने कहा भी कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था, मैं एक बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी के पास तो बहुत लंबी लिस्ट है, गिना सकता हूँ जिन्होंने टिकट मांग रखी थी, कितने लोग हैं। और आपको ये भी पता है, भारतीय जनता पार्टी एक नाम गिनवा दे, कुलदीप गिना दो उन्हें। कुलदीप के सिवाय आपके पास कौन कैंडिडेट था? दो आपके पूर्व में चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, दोनों आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्कर थे, नेता थे, आदमपुर के प्रॉपर सारी पार्टी छोड़ के चले गए। आपकी दुकान में सामान तो बचा ही नहीं, सिर्फ वहां क्या रह गया, कुलदीप एंड कंपनी। आपकी मजबूरी थी, आपने उसको टिकट देकर चुनाव कांग्रेस की दुकान देख रहे हो, इसका मतलब। गर्ग साहब आप कह रहे हैं उनकी दुकान में सामान नहीं है, आपकी दुकान का सामान तो सारी पार्टियों में बटा बटा है। लड़ना था। एक बात आपको, कुलदीप जी कांग्रेस से आए, गुरडाराम जी कांग्रेस से आए, सुन लो, सत्येंद्र जी कांग्रेस से आए, तो दुकान तो आपकी खाली हो रही है। बार बार बोल रहे थे, बार बार बीच में बोल, किसकी दुकान खाली हो रही है? अरे जब आप इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं कि सभी पार्टियों के कैंडिडेट कांग्रेसी थे, तो दुकान तो कांग्रेस की खाली हो रही ना धीरे धीरे। खाली नहीं हुई, मैं यही बताना चाहता हूं। केशव जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, बीच में ये टोक लेते हैं। एक आदमी जाने से कुलदीप बिश्नोई जैसे पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गया, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी भगदड़ मची, ना तो कहां नेता बचा, ना कोई वर्कर बचा, सभी ने लगभग बोल लो आप 90% से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एक के जाने से हमारे आप कह रहे हैं 90% आजमपुर की बीजेपी कांग्रेस में आ गई। दे सकता हूं, बिल्कुल आ गई, ज्वाइन किया है। मैं मार्केट कमेटी पूर्व चेयरमैन, ये आरएसएस का जो प्रमुख था वहां का, वो वहां तक ज्वाइन कर गया है। इनका विश्वोई सभा का जो प्रधान जो था प्रदीप जी, वो भी ज्वाइन कर, दुनिया में नाम बता रहा हूं आपको। ये तो इनका हालात रही है। और बाकी रही चुनाव की बात, मैं चुनाव के ऊपर आ जाइए, डिबेट आदमपुर चुनाव के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बहुत मजबूत प्रत्याशी है और भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। 3 बार इशारा कहते हैं, भारी कहां ला गया, 3 बार लोकसभा सांसद इशार से रहा और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री रहा। आदमपुर भी चुनाव पहले लड़ चुका है, बरवाला विधायक रह चुका है। भाई यहाँ घर घर उसका सीधे संपर्क है, सीधा लोगों पे आना जाना है, कहने की दिक्कत नहीं। सेक्टर 14 के अंदर उसने खुद की कोठी बना रखी है, सेक्टर 14 के अंदर उसका खुद का जयप्रकाश का मकान भी है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बार बार कहते हुए जयप्रकाश को लिया है, हमारे पास तो चौधरी संपत सिंह भी था, उसका लड़का भी था, और ये अपने जो पार्टी छोड़ गए भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कैंडिडेट थे, प्रदीप बेनीवाल भी कैंडिडेट थे, दुनिया भर के कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कि जो आप पार्टी स्टैंडर्ड लड़ रहा है, स्टैंडर्ड ने भी टिकट मांगने वास्ते 10 बार गया, स्टैंडर्ड ने टिकट मांगी भी, हमें टिकट दो। कूड़ाराम नंबरदार 40 साल से कांग्रेस, किसने मना कर दिया था? किसने मना कर दिया? किसने मना किया? कूड़ाराम नंबरदार 40 साल से कांग्रेस था, वो भी टिकट मांग रहा था। आपने तो 8 घंटा पहले, सुन लो मेरे साथी, आपने तो 8 घंटा पहले कूड़ाराम नंबरदार को ज्वाइन कर टिकट दिया। चलिए ठीक है, मैं फाइनल कमेंट पर आ रहा हूँ, एक कमेंट सभी का ले रहा हूँ। ठीक है गर्ग साहब, एक कमेंट सभी का ले रहा हूँ, फाइनल कमेंट। कूड़ाराम नंबरदार कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेगा, उसे पता है कूड़ाराम नंबरदार को ठीक है, सभी का कमेंट हो जाएगा, सभी को टाइम मिल जाएगा। तो एक बार में सबके पास आ रहा हूँ। अजय गुलिया जी से शुरुआत करते हुए, गुलिया साहब फाइनल कमेंट बोलिए। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है।
सारी दुनिया जानती है। ठीक है। आप ना कोई टक्कर में हो, ना कोई लाइन में, ना आपका कोई सौदा है। आप तो चुनाव से बाहर हो चुके हो, आप पार्टी मैदान छोड़ चुकी है। ठीक है सर, ये बात हम और तय नहीं करेंगे ना कौन चुनाव से बाहर है, वो तो वोटिंग होगी। आज कुलदीप केंद्रे। ठीक है गर्ग साहब, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं अजय जी के पास। अजय जी बोलिए, रखिए अपनी बात। केशव जी आपको ही पता है, हमारे साथी उन्होंने बताया राजनीति की जो अपने सुशील जी ने बताया, कोई टक्कर ही नहीं आमने सामने, दो की टक्कर है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बाकी सब पार्टियां मैदान से बाहर हो चुकी है। अजय जी, अजय जी फाइनल कमेंट। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है अजय जी फाइनल कमेंट। ठीक है केशव भाई, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश के युवा उप मुख्यमंत्री आदमपुर के लोगों के बीच में गए, उनको सरकार का विजन बताया, लोगों के बीच में अपने काम की चर्चा करी, ये काम हमने किए हैं, लोगों ने पसंद भी किए हैं काम। मेरा ये मानना है, मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, हालांकि राजनीतिक विश्लेषक जी को शायद मेरी बात भी अटपटी लगे, आदमपुर जीतेगा, गठबंधन का प्रत्याशी 100% चुनाव में जीत करके आएगा। 6 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जीत आदमपुर की होगी, गठबंधन के प्रत्याशी की होगी, और उससे बड़ी बात, जो काम 3 साल के दौरान गठबंधन की सरकार ने करे हैं, उन कामों की जीत होगी, और लोग उस कामों पर लगा करके भव्य बिश्नोई को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ठीक है, हम लोग काम के नाम पे अपने वोट मांगते हैं, काम के नाम पे। ठीक है रजवंत जी, फाइनल कमेंट रखिए। देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने बड़ौदा के उपचुनाव जो हुए थे वहां पर जो घोषणाएं करके आए थे, इलाहाबाद के उपचुनाव हुए थे वहां पर जो घोषणा करके आए थे, और उसी प्रकार से आदमपुर में भी इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। तो मेरा तो खुद का यही मानना है कि चुनाव के बाद इनको जो जैसे बड़ौदा की जनता के साथ धोखा हुआ है, इलाहाबाद की जनता के साथ धोखा हुआ है, ऐसा ही धोखा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आदमपुर की जनता के साथ भी धोखा होने वाला है, क्योंकि ये केवल और केवल चुनावी घोषणा करके आते हैं, उनको पूरा करने में कभी भी इनका प्रयास नहीं रहा। दूसरी बात, जो भजनलाल परिवार इतने लंबे समय से वहां पर राज किया है, उसके बावजूद भी अगर वो विकास में पिछड़ा हुआ है, तो आप ये मान के सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता ही विकास में कराना है। ठीक है सर, सुशील जी फाइनल कमेंट। अभी अजय भाई ने बताया कि भाई हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। देखो अजय जी, ये बात तो आप स्वीकार करो, गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव सिर्फ बीजेपी लड़ रही है। गठबंधन का तो कहीं नाम नहीं है, किसी बाई इलेक्शन में इन्होंने जेजेपी को टिकट नहीं दी, कहीं तो आपके पोस्टर दिखते हैं, सिंबल। जेजेपी सपोर्ट कर रहे हैं ना सर, उसी को तो गठबंधन बोलेंगे। अब दोनों ही लड़ लेंगे तो फिर गठबंधन कहां से हो गया? केशव जी, गठबंधन तो होता है मिला जुला, भाई इस बार हमने चुनाव लड़ लिया, अगली बार आप लड़ लेना। पिछला जब इलाहाबाद का चुनाव बीजेपी ने लड़ लिया, इस बार ये जेजेपी को टिकट ये तो अगर ये आदमपुर ना सीट होती तो मान भी सकते थे। अब ये तो कुलदीप बिश्नोई के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं था ना सर। समझे नहीं, इनके पोस्टर में कहीं तो इनके जेजेपी के नेता दिखते हैं। अरे मंच पर दिखे हैं सर, मंच पे सीएम डिप्टी सीएम दिखे हैं, निशांत सिंह जी नामांकन में पहुंचे हैं। में आप एक बात चीज देखो, रैलियों से चुनाव थोड़ी जीता जाता है। अगर मंचों से चुनाव जीता जाता तो भीड़ तो आईएनएलडी बहुत इकट्ठा कर लेती है, भीड़ से ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, आप अभी रजवंत जी कह रहे थे कि भाई हम ऐसे, रजवंत जी आप लोग टक्कर में नहीं हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो, सारी पार्टियां मान रही हैं। आपके पास युवा चेहरा नहीं है, आप वही 2 नेता अभय सिंह जी और प्रकाश चौटाला जी को लेके घूम रहे हो। ठीक है, आपका सारा वोट बैंक जेजेपी पे ट्रांसफर हो गया। तय नहीं कर सकते, आदमपुर की जनता को तय करना है। नहीं, जनता ही तय करेगी, मैं भी कह रहा हूँ, देख लेना, आप जमानत ही बचा लेना। फाइनल कमेंट एलवालिया जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। विजयपाल जी, देखिए, निश्चित रूप से आदमपुर की जनता लगातार विकास के अंदर प्रगति चाह रही है। विकास पहले भी हुआ और आगे भी होगा, और सरकार के अंदर भागीदारी आदमपुर की जनता करेगी। गठबंधन का प्रत्याशी भव्य बिश्नोई बहुत अधिक वोटों से जीतेगा। गर्ग साहब जल्दी से रखिएगा, 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। केशव जी, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैं भाई दुष्यंत जी की बात का समर्थन करता हूं, उन्होंने खुले तौर पे ऐलान किया है, लोहा गर्म है, चोट मारने की जरूरत है भाई, जोरदार चोट मारकर उसको जेपी को जिताना है, उसको हराना है। उनका इशारा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी हार स्वीकार। बहुत शुक्रिया आप सभी का। विजयपाल जी, बजरंग दास जी, रजवंत जी, अजय जी, सुशील यादव जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आदमपुर का महासंग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।